हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह हमारी अलंकार की द्वितीय वीडियो है। प्रथम वीडियो के अंतर्गत हम कुछ अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनका हम एक बार रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अलंकार के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में। हमने पढ़ा था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। कुछ मुख्य अलंकारों के अध्ययन के अंतर्गत हमने पढ़ा था, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। कहाँ होता है अनुप्रास अलंकार? जहाँ पर वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके चार भेद जो हमने पढ़े थे वो हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा अंत्यानुप्रास। द्वितीय हमने पढ़ा था उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान यानी तुलना जो की जाती है, जैसे इसकी जो मुख्य मैंने आपको विशेषताएं बताई थी कि यहाँ सा, सी, सरिस, सम ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है वो उपमा अलंकार में किया जाता है। उपमेय और उपमान के बारे में मैंने इसमें आपको समझाया था। इसमें दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था यमक अलंकार, जहाँ पर दो समान शब्दों का, जैसे कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर दोनों कनक कनक का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो दो समान अर्थों का जब समान हमें दो समान शब्दों का जब समान अर्थ दिखाई देता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार के बारे में। तो श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक ही शब्द है और अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। यमक में क्या था? दो शब्द हैं और समान हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। लेकिन श्लेष में एक ही शब्द दिया जाता है लेकिन क्या होता है, उसके अर्थ जो हैं अलग अलग निकलते हैं। एक ही शब्द से जो बाकी अन्य अर्थ है वो क्या होते हैं? चिपके होते हैं। श्लेष यानी चिपकना। इसके दो भेद हैं, अभंग श्लेष तथा सभंग श्लेष। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, जहाँ पर कि जो उन दोनों को एक ही दिखा दिया जाता है, जिसका उपमेय और उपमान का जो अंतर है वो समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मुख चंद्र, अब मुख को क्या कह दिया? चंद्र कह दिया। मुख में चंद्र का तुलना कर दी है, वहाँ पर मुख को किसके समान बता दिया है? चंद्र के समान बता दिया है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसके भी तीन भेद हमने पढ़े थे, सांग रूपक, निरंग रूपक तथा परंपरित रूपक। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके जो मुख्य पहचान चिन्ह थे वो मनहूँ, जनहूँ इत्यादि, मानो, तो ये सारे क्या थे? ये इसके पहचान के चिन्हों कि मानो ऐसा हो वैसा हो। तो जब मनु इत्यादि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें पद में दिखाई देता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके भी तीन भेद होते हैं, पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, नेक्स्ट हेतुत्प्रेक्षा तथा तृतीय है फलोत्प्रेक्षा। जो अंतिम अलंकार हमने पढ़ा था वो था अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज़्यादा उक्तियों के साथ जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये कुछ वो अलंकार हैं जिनका हम अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। इनके बारे में अगर आप वर्णन में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अगले अलंकार के बारे में, जो कि है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की अंत तक क्या बनी रहे? शंका। मतलब पूरा पद खत्म हो जाता है लेकिन उस शंका का निवारण नहीं होता है। तो उपमेय में जब उपमान की क्या बनी रहे? शंका बनी रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ रूप, रंग, गुण इन सब की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर ये निश्चित ही ना हो कि यह वही वस्तु है, तो जहाँ पर अंत तक शंका का समाधान नहीं हो पाए,
ये जरूर अवश्य ही याद रखने वाली बात है कि जहाँ अंत तक शंका का समाधान ना हो पाए वहां पर संदेह अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यह नारी और सारी की जो मध्य की जो शंका है वो अंत तक ही बनी रही है, उसका समाधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार दिखाई देता है? संदेह अलंकार। नेक्स्ट अलंकार जिसकी बात करते हैं वो है भ्रांतिमान। अब संदेह और भ्रांतिमान में बहुत अधिक समानता में दिखाई देती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसका एक सीधा सा जो आपको सरल रूप से जो अंतर दिखेगा वो ये कि संदेह में क्या होता है, अंत तक संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम में काम को पूर्णता प्रदान कर दी जाती है, अंत में निवारण हो गया है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए और इस भ्रांति के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। अब वहां पर क्या था, अंत तक शंका बनी रही थी, लेकिन इसमें उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जान। अब ओस बिंदु है नहीं है, इस भ्रम में नहीं है हंसिनी, जो मतलब मोती है कि ओस बिंदु है, इस भ्रम को छोड़कर हंसिनी उनको मोती मानकर उनको चुग रही है। तो यहाँ पर हमें भ्रांतिमान अलंकार दिखाई देता है। नेक्स्ट अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है उदाहरण अलंकार। उदाहरण मतलब आप समझ ही रहते हैं, जब किसी को समझाने के लिए उस बात के लिए कुछ हमें उदाहरण दे के कुछ समझाया जाता है, तो उसी प्रकार से इस अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण के लिए कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। तो जहाँ पर बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उदाहरण अलंकार। उदाहरण में देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आंखिन सब देखिए आंख न देही जाई। अब इसमें जिसने इस जगत का ज्ञान कराया उस ईश्वर को हम जान नहीं पाए। जैसे कि हम आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं अपनी ही आंखों को नहीं देख सकता। अब ईश्वर की पहचान को आंखों का एग्जाम्पल देकर हमारे सामने स्पष्ट किया गया है। तो जहाँ एक बात को समझाने के लिए दूसरा जो उदाहरण कोई दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार है दृष्टांत अलंकार, जहां दोनों सामान्य या दोनों ही विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। मतलब इसमें भी क्या होता, दृष्टांत दिया जा रहा है, इसमें भी एक एग्जाम्पल ही दिया जा रहा है, इसमें भी बहुत ही माइनर सा आपको जो डिफरेंस है, बहुत कम जो है भिन्नता आपको दिखाई देती है। मतलब उसी प्रकार के समान कार्य को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पढ़ पढ़त निशान। क्या कहना चाहते हैं कि लगातार अगर हम किसी कार्य का प्रयास करते रहते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम उस कार्य को सीख जाते हैं। जैसे कि रस्सी अगर एक ही जगह पर, जब हम रस्सी कुएं में डालकर पानी खींचते हैं, तो रस्सी को कोई एक ही जगह है जहाँ वो ऊपर नीचे जा रही है, तो वहां पर सिल पर, उस पत्थर पर भी क्या हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है अगर वो उसी बात को बार बार दोहराता रहे, उसका अभ्यास करता रहे। तो इसमें क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव जो हमें दिखाई देता है, उसी पहली बात का जो बिंब है उसी का प्रतिबिंब दूसरी बात में दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। इस अलंकार के अंतर्गत वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध की प्रतीति हो, मतलब वास्तविकता में तो उसका विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन बात पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, हमें आभास होता है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, विरोध का आभास होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार। जैसे कि तंतरी नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब संग। अब तंत्री के नाद में जो व्यक्ति नहीं डूबा वह डूब गया, और जो इसमें डूब गया वह तर गया। अब यहाँ क्या है, एक ही बात के विरोध में जैसे दूसरी बात कही गई हो, हालांकि इसका ये अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले तो कह दिया कि नहीं डूबा
वो डूब गया, और बाद में कह रहे हैं कि जो डूब गया वो तिर गया। तो इन दो बातों में हमें विरोध का आभास हो रहा है। तो यहाँ पर विरोध का आभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार उपस्थित है। नेक्स्ट अलंकार के बारे में हम बात करते हैं, वो है विभावना अलंकार। अब इस अलंकार को समझ लेते हैं हम कि जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य की संपन्नता का वर्णन कर दिया जाए, बिना कारण के जब कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। अब ईश्वर क्या कर रहा है, बिना पैर के तो चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, और बिना ही किस हाथों का प्रयोग किए काम कर रहे हैं। अब कारण तो है नहीं जिससे काम हो, लेकिन काम पूरा हो रहा है। तो बिना कारण के भी जहाँ पर कार्य पूर्ण हो रहा है वहाँ पर विभावना अलंकार उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ पर कारण के उपस्थित रहने पर कार्य न हो। अब हमने पढ़ा विभावना अलंकार, तो विशेषोक्ति अलंकार उसका बिल्कुल अपोजिट अलंकार है। वहाँ पर कारण नहीं था और कार्य हो गया, और विशेषोक्ति में क्या है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। तो विशेषोक्ति और विभावना में से कोई भी अगर एक आपकी याद में रह जाता है तो दूसरे को याद करना बहुत ही सरल हो जाता है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं। कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह क्या है, विभावना के विपरीत है। जैसे निहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ने प्यास बुझाए। अब क्या है, प्यास किससे बुझती है, पानी से बुझती है, लेकिन यहाँ पर आंखों में नित्य ही नीर रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। मतलब आंखों में पानी है, पानी प्यास बुझाने का कार्य भी करता है, लेकिन फिर भी प्यास क्या हो रही है, नहीं बुझ रही है। कारण उपस्थित है लेकिन कार्य फिर भी नहीं हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अन्योक्ति अलंकार की, जहाँ पर अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए। अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से प्रस्तुत का बोध, तो अप्रस्तुत के द्वारा जहाँ प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति यानी अन्य उक्ति दी जा रही है। अन्य कौन सी, जो क्या है, जो अप्रस्तुत है। तो इसके नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर अन्य उक्ति दी जाए यानी अप्रस्तुत उक्ति दी जाए और प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब यहाँ पर माली को देख कर कलियां क्या कह रही हैं कि फूल फूल जो है, यानी अप्रस्तुत के माध्यम से क्या दिखाया गया, फूल फूल कौन है, जो कि अपनी उम्र को प्राप्त कर चुके हैं। तो प्रस्तुत कौन है, जो उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग हैं प्रस्तुत। अप्रस्तुत क्या चीज है, फूल है। फूलों के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी उम्र को प्राप्त कर लिया है उनको चुन लिया है, उनको यमराज ले गए हैं। और कलियां कौन है, जिन्होंने अपनी उम्र को प्राप्त नहीं किया है, वो फूलों को देखकर कह रही हैं कि इन लोगों ने अपनी उम्र को प्राप्त कर लिया है, तो यमराज इनको ले जा रहे हैं, और इनके बाद कल जब हम फूल बनेंगे तो हमारी भी बारी आ जाएगी। तो इस प्रकार फूलों रूपी अप्रस्तुत उपमान देकर प्रस्तुत क्या है, जो सच्चाई है उसका बोध हमें करवाया गया है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार उपस्थित है। नेक्स्ट अलंकार है मानवीकरण। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ पर मानवीकरण कर दिया जाए, वस्तुओं को मानव स्वरूप, एक जिंदा रूप, मूर्त रूप दे दिया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण कर दिया जाता है और जड़ पदार्थों का चेतन रूप से वर्णन किया जाता है। मतलब चीजें कौन सी हैं, जड़ हैं, लेकिन काव्य में उनका क्या माना गया है कि चेतना है उनमें, वो जीवित हैं। तो जब जड़ पदार्थों का चेतन रूप से वर्णन कर दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे
चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसी कुछ निजी बात। अब वृक्ष की पात को क्या कह दिया गया, सुनती, जैसे क्या वो पत्तियां क्या कर रही हैं, कुछ निजी बातों को जैसे सुन रही हैं। तो यहाँ पर पत्तियों का मानवीकरण कर दिया गया है, इस कारण यहाँ पर हमें मानवीकरण अलंकार जो है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंगति अलंकार की। जहाँ पर कारण अन्यत्र हो और कार्य कहीं अन्यत्र हो, मतलब कारण तो कोई और उपस्थित है, उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, तो उन दो चीज़ों में कहीं संगति बैठ ही नहीं रही है। तो जहाँ पर ऐसा हमें दिखाई देता है कि दो चीज़ों में संगति नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। असंगति का अर्थ भी है संगति का न होना। जहाँ कारण और कार्य अलग अलग स्थान पर घटित हो रहे हैं, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर संग प्रीत। अब पहली पंक्ति में देख लीजिए कि दृग उर्झत, आंखें उलझ गई हैं, टूटत कुटुम और परिवार टूट रहे हैं। अब कहाँ तो आंखों का उलझना, कहाँ परिवारों का टूटना, इन दो बातों में कहीं कोई तारतम्यता, कहीं कोई संगति हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस कारण से जब हमें दो जगह पर दो कारण जो दिए गए लेकिन उनका कोई भी संगति जब हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समासोक्ति अलंकार की। जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, समासोक्ति अलंकार। जहाँ पर क्या है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है और अप्रस्तुत हमारे सामने व्यंजन करने की, व्यंजन मतलब उसमें कुछ व्यंग्य किया गया है, व्यंग्यार्थ यहाँ पर दिखाई देता है। तो जहाँ पर हमें व्यंग्यार्थ दिखाई देता है, अन्य अर्थ दिखाई देता है, तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। अब ये पहरा आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ये बिहारी जी ने लिखा था महाराजा जय सिंह को लेकर। जब वो अपनी नवोढ़ा पत्नी के रूप के प्रति आकर्षित होकर क्या हो गए थे, राज कार्य से बिल्कुल ही विमुख हो गए थे, वो राज कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो तब बिहारी जी ने उनको वापस जगाने के लिए, अपने कार्य का ध्यान दिलाने के लिए इसे लिखा था। किसका एग्जाम्पल देते हुए, अली, अली यानी भंवरे का एग्जाम्पल देते हुए लिखा था कि जो भंवरा है वो ऐसी कली से बंध गया है, ऐसी कली के प्रति सम्मोहित हो गया है जिसमें ना तो अभी पराग है, ना ही मधुर रस है, ना ही उसका विकास हुआ है। अगर अभी से ही जो भंवरा है उस कली के प्रति इतना बंध गया है, तो जब वो कली फूल बन जाएगी तो उसका आगे उसको संभालने वाला कौन होगा। तो यहाँ पर महाराजा जय सिंह को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तो आपकी नवोढ़ा पत्नी इस राजकार्य में, मतलब इस राजमहल में उपस्थित हुई है और आप अभी से ही राजकार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इनको रहते हुए बहुत समय हो जाएगा तब तो आप राजकार्य को बिल्कुल ही ध्यान दे देंगे, तो ध्यान नहीं देंगे तब राजकार्य का, इस राजपाट का कौन संभालने वाला उपस्थित होगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से क्या, अप्रस्तुत के बारे में बताया गया है। इस कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हमें दिखाई देता है। तो ये था कुछ मुख्य मुख्य शब्दालंकार तथा अर्थालंकारों का वर्णन। मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।